हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटीज में सेट थ्योरी के बारे में पढ़े। हम प्रोबेबिलिटी में एडिशन कब यूज होगा, मल्टीप्लाई कब यूज होगा, वो हम पढ़े। उसके एडिशन सब्सट्रैक्शन भी पढ़े थे। इनफैक्ट हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़े, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़े, ओवरलैप मतलब तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव, और पिछले क्लास में हम वेन डायग्राम के बारे में भी पढ़े थे। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बहुत बार आता है, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज को शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम आज बहुत सारे टाइप का प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, जिसमें से दो टाइप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सिलेबस को अगर तुम देखोगे तो वहाँ स्पेसिफिकली दो टाइप का प्रोबेबिलिटी मेंशन्ड है, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और दूसरा बेस थ्योरम। ये दोनों पूरा स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो वो दो को तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ही, साथ में और भी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज है जिसको हमको कवर करना है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइप है, प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होता है? द वैल्यू ऑफ सच प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग सिंपल फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कितना तुम्हारे फेवर में है, फेवरेबल केसेस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। इक्वल प्रोबेबिलिटी वाला जितना केस है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले लेंगे। फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय इक्वली लाइकली केसेस। सिंपल, बहुत इजी, बहुत छोटा छोटा है। एक एक मार्क का क्वेश्चन, दो दो मार्क का क्वेश्चन के लिए आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार आया है बहुत पहले, एनईपी से पहले का बात कर रहा हूँ, वहां पर एक बार क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, 6 मार्क का क्वेश्चन। तुम्हें 6 वैरायटी के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसमें से प्रायर प्रोबेबिलिटी का 1 मार्क रहेगा, और ऐसे हम अभी मैं और टाइप्स पढ़ाऊंगा, उस टाइप्स का अलग अलग मार्किंग रहेगा। ठीक है, आओ सेकंड टाइप में चलते हैं, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, इट इज ऑल्सो अदरवाइज नोन एज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी विच इज डेराइव्ड फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड। पुराने रिकॉर्ड से जो प्रोबेबिलिटी को निकाला जाता है उसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। It is used in practical problems, computation of mortality table for a life insurance company। एक इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? मोर्टालिटी टेबल बनाता है। मोर्टालिटी टेबल मतलब कौन से उम्र में कितने लोग मरेंगे। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस किया है और इंश्योरेंस पॉलिसी में है कि अगर 60 ईयर्स से पहले तुम मर जाते हो तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेगा। उड़ीसा के 1000 लोगों ने ये इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी को डर क्या है? ये 1000 के 1000 अगर सब 60 साल से पहले मर गए तो इन सभी को 1-1 करोड़ रुपए देना पड़ जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी का तो लॉस हो जाएगा। तो मोर्टालिटी टेबल बनाता है इंश्योरेंस कंपनी कि 50 की उम्र में मरने का क्या संभावना है, 51 की उम्र में क्या संभावना है, 52 का, 53 का, 54, 55, 56, ऐसे ईयर वाइज मोर्टालिटी टेबल बनाता है। तो इसमें जो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, ये कहाँ से कैलकुलेट करेगा? क्या कोई एक्चुअल मरने का डेटा है? नहीं, ये पास्ट एक्सपीरियंस से, इंश्योरेंस कंपनी सालों से बिजनेस करता आ रहा है, वो पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट में हुए घटना से, वहां से डेटा लेकर वो कैलकुलेशन करेगा कि ऑन एन एवरेज कितने लोग मर सकते हैं 51 उम्र में, 52 उम्र में कितने लोग मर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी वो फाइंड आउट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये जो होता है वो तुम्हारा एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ये पास्ट के बेसिस पर होता है। इट इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल पावर कंप्यूटेशन ऑफ मोर्टालिटी रेट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जितनी बार पास्ट में इवेंट ऑकर किया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। एग्जांपल लेते हैं, देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंश्योर्ड एट द एज ऑफ 20 इज 5000, 20,000 5,000 लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा 20 साल की उम्र में, एंड द नंबर ऑफ सच पर्सन डाइंग वाज फाउंड टू बी 200, 200 लोग मरते हैं ऑन एन एवरेज, तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय 5000 इक्वल्स टू 0.4%। क्लियर है बात? इट इज टू बी नोटेड दैट व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी लार्ज, नॉर्मली बहुत लार्ज ऑब्जर्वेशन के केस में द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज टेकन एज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑकरेंस एंड दैट सच प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। इसको छोड़ दो, स्किप कर दो।
ठीक है, सेकंड हो गया हमारा एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, अगेन 1 मार्क में आता है। सर ये थियोरिटिकल पार्ट है, क्या ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में? एक तो ये थियोरिटिकल पार्ट वाला चीज हमें कभी समझ में नहीं आता, और समझ में आता भी है तो इसको याद करने में प्रॉब्लम होता है। तो आप कोई तरीका बताओ जिससे इसको याद किया जा सके। मैं तो हमेशा तुम्हें एक ही तरीका बताऊंगा थ्योरी पोर्शन को याद करने का, रट्टा नहीं लगाना है। मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं लगाना है। रट्टा लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम एक काम करो, हेडिंग्स को याद रखो, हेडिंग्स को याद रखना पड़ेगा। ये हेडिंग है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ये हेडिंग है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ये हेडिंग है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हेडिंग्स को याद रखो, अंदर का कंटेंट जो है वो अपने मन से लिखना। मन से मतलब वो सलमान खान का गाना या शाहरुख खान का गाना लिख कर नहीं आना एग्जाम में। मन से लिखने का मतलब तुम्हें जो क्लास में समझाया गया है, तुम वीडियोस को देखकर जो समझे हो, उसको अपने लैंग्वेज पर लिखना है। फॉर्मूला जो है वो तो लिखना पड़ेगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला तो अपने मन से लिख नहीं सकते, लेकिन जो वर्डिंग्स है वो तुम अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है। और तीसरा टाइप ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम हिस्टोरिकल डेटा। पुराने डेटा के बेसिस पर जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है, कॉमन एक्सपीरियंस के बेसिस पर, रिकॉर्डेड एविडेंस के बेसिस पर, रिग्रेस एनालिसिस के बेसिस पर, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। मतलब जिस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए डेटा, पुराना सालों का डेटा को लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हो। और ओपिनियन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग सुपर प्रॉफिट फॉर 10 years बाय फर्म, देखो एक एग्जांपल देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोजिंग डाउन अ कंपनी विद इन 2 years आर द एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तुम अनुमान लगा रहे हो तुम्हारे दोस्त का जो कंपनी है वो 2 साल के अंदर बंद हो जाएगा, लॉस होगा, उसे बंद करना पड़ेगा, या वो चलता रहेगा। इसका क्या कोई डेटा है क्या तुम्हारे पास? किस बेसिस पर कैलकुलेट करोगे? तुम बोल रहे हो 80% चांस है कि 2 साल में ये दुकान बंद हो जाएगी, 80% चांस है 2 साल में मुकेश अंबानी दिवालिया हो जाएगा। मुकेश अंबानी तो नहीं होगा, अनिल अंबानी दिवालिया हो जाएगा, अनिल अंबानी बैंकक्रप्ट हो जाएगा। क्या कोई डेटा है तुम्हारे पास? किस बेसिस पर तुम कैलकुलेट किए? तुम ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, on the basis of personal experience, on the basis of your opinion, on the basis of certain news, तुम ये चीज को एनालिसिस करके तुम बता रहे हो कि अनिल अंबानी आने वाले 2 साल में बैंकरप्ट हो जाएगा। 80% चांसेस है कि अनिल अंबानी लोन पे नहीं कर पाएगा और वो बैंकरप्ट हो जाएगा। ये जो 80% चांस है बोले, ये कहाँ से आया? ये ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियंस, लोगों का ओपिनियंस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज एनालिसिस। इससे तुम्हें पता चला कि ऐसा हो सकता है। सब्जेक्टिव, इट इज मच एज सच प्रोबेबिलिटी आर कैलकुलेटेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल ओपिनियन ऑफ सम एक्सपर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ वन, मैं बोला था 2 ठो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक जो होगा हमारा वो होगा बेस थ्योरम। ठीक है। तो आओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। क्या बोलता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? नाम में लिखा गया है कंडीशन, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने का कुछ कंडीशंस होगा, है ना? क्या कंडीशन होगा? जैसे हमें इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए। ठीक है। हमें ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोवाइडेड बी ऑलरेडी हो चुका है, प्रोवाइडेड बी ऑलरेडी ऑकर हो चुका है। बात समझ रहे हो? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, बी हो चुका है। अब ए का प्रोबेबिलिटी बताओ तुम। मान लो एग्जांपल देता हूं, इवेंट ए था गेटिंग अ इवन नंबर। या गेटिंग अ इवन नंबर नहीं लेते, और आसान से एग्जांपल लेते। एक बॉक्स में 5 ठो रेड बॉल है, ठीक है,
और 5 ठो वाइट बॉल है। इवेंट ए था गेटिंग अ वाइट बॉल, ए है गेटिंग अ वाइट बॉल, बी है गेटिंग अ रेड बॉल, बी है गेटिंग अ रेड बॉल। बी ऑलरेडी हो चुका है, बी ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इसमें से एक बॉल निकाला गया और वो बॉल क्या निकला, रेड निकला। बी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब ए के होने का प्रोबेबिलिटी, तो अगर बी ऑलरेडी हो चुका है इसका मतलब अब बॉक्स में कितना बचा है, 4 ठो रेड बचा है और 5 ठो व्हाइट बचा है। एक बॉल तुम निकाल चुके हो जो कि रेड आ चुका है, इसका मतलब बॉक्स में एक ठो रेड कम हो गया है और टोटल कितना बॉल हो गया है, 9 बॉल। अब तुम्हें व्हाइट के आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 5/9। बात समझ में आया। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब दूसरे के होने या ना होने का प्रोबेबिलिटी तुम्हें बताना है। मतलब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है जो कि इस इवेंट के रिजल्ट को चेंज कर देगा। मतलब दो इवेंट आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक ऑलरेडी हो चुका है, अब बताओ दूसरा होगा या नहीं होगा। बात समझ में आया। फ्लाइट ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, फ्लाइट ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, अब इंसान के जिंदा रहने या मरने का प्रोबेबिलिटी। अब इंसान के इवेंट ए क्या है, फ्लाइट के क्रैश होने या ना होने का प्रोबेबिलिटी जो कि 1% से भी कम है। और इवेंट टू क्या है, इवेंट टू है इंसान के मरने या जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए ऑलरेडी हो गया, तुम्हें न्यूज मिला अभी अभी फ्लाइट क्रैश हुआ है, तो फ्लाइट क्रैश हो चुका है, अब मरने या जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसे हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिपेंडेंट इवेंट इज कॉल्ड अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इफ देयर इज टू डिपेंडेंट इवेंट, say A and B, and the condition probability of A given that B has happened is given by probability of A by B. Probability of A by B का मतलब क्या होता है, या हम इसको कैसे लिखते हैं पता है, probability of A condition B। ए बाय बी नहीं लिखकर ए कंडीशन बी लिखते हैं। ए कंडीशन बी का मतलब है बी ऑलरेडी हो चुका है, अब ए के होने का प्रोबेबिलिटी। इसका आंसर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, वैसे ही ऑपोजिट भी कर सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए ऑलरेडी हो चुका है, अब बी के होने या ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये भी वही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय आपकी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो हो चुका है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, जो हो चुका है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, जिसे फाइंड आउट करना है वो न्यूमैरेटर में रहेगा। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी कैसे निकलेगा, इस फॉर्म हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, when there are three dependent events say A, B and C, अगर तीन ठो वाला केस आ जाए A, B, C, ठीक है, तीन ठो वाला केस आ जाए तो क्या करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर जो है ये अभी फिलहाल के लिए काम का नहीं। अच्छा, लास्ट लाइन एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट when conditional probability is attached to two independent events, say A and B, the conditional probability of AB will be represented as probability of AB equals to probability of A into probability of B। अगर independent event है तो दोनों के probability को आपस में multiply कर देंगे, लेकिन अगर independent नहीं है, dependent है, तो उस केस में हमारा काम बदल जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो कार्ड को तुम निकाले, ठीक है। अब दो कार्ड्स में वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक के बाद एक निकाले और उसको रिप्लेस नहीं किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर कोर्ट कार्ड्स, कोर्ट कार्ड्स मतलब जे के और क्यू,
जे, के और क्यू में से कोई एक कार्ड होगा। टोटल देखो कार्ड्स का क्या होता है, मैं तुम्हें सिस्टम बता देता हूँ। कार्ड्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। टोटल कार्ड्स में 52 कार्ड्स होता है, एक सेट में 52 कार्ड्स होता है। 52 कार्ड्स 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। 52 कार्ड्स 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक तो रेड का दिल होता है, एक ये होता है डायमंड, ठीक है। उसके बाद ब्लैक का, तो ब्लैक को व्हाइट से बना दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक का पान पत्ता होता है और सीढ़ी होता है, ठीक है। ये 4 कैटेगरी टोटल होता है, 4 कलर्स टोटल होता है। 2 रेड के होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं। समझना, ये 2 रेड है, ये 2 ब्लैक है। अगर तुम्हें गेटिंग अ रेड कार्ड बोलेगा तो 52 में से 13 + 13 26 रेड कार्ड्स हो गया, और 13 + 13 26 ब्लैक कार्ड्स हो गया। तो रेड 26 होता है, ब्लैक 26 होता है। रेड में 2 कैटेगरी होता है, दिल होता है और डायमंड होता है। ब्लैक में 2 कैटेगरी होता है, पान पत्ता और सीढ़ी, जो कि हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब इन 13 कार्ड्स में से एक इक्का होता है, 1 to 9 होता है, जे होता है, क्यू होता है और के होता है। जे के क्यू या जे क्यू के, जो भी बोलो, ठीक है। ये इस तरीके से डिवाइडेड होता है। यहां पर भी सेम इक्का होगा, 2 to 9 होगा, जे होगा, क्यू होगा, के होगा। सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर। तो मुझे बताओ ओवरऑल इक्का कितना ठो होगा? 4 ठो। ये तो सारा कार्ड 4 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, चारों में एक एक। कोट कार्ड्स किसे बोलते हैं? इन तीनों कार्ड्स को कोट कार्ड बोला जाता है, ठीक है। इन तीनों कार्ड मतलब 4 4 4 कितने बार हो गए? 4 3 3 3, यहाँ का 3, यहाँ का 3, यहाँ का 3, यहाँ का 3, टोटल 12 ठो कोट कार्ड्स हो गए। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग अ कोट कार्ड, जो कि 12 ठो कोट कार्ड है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सबसे पहला, फर्स्ट एक के बाद एक कार्ड निकालेंगे। 52 टोटल है। टोटल कितना कार्ड्स है? 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए क्या है? गेटिंग अ कोट कार्ड, ठीक है। पहला वाला कोट कार्ड आएगा तो हम प्रोबेबिलिटी 13 को, सॉरी 12 कोट कार्ड्स है और 52 टोटल कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3/10 11 13, 3/13 शायद, है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, इवेंट बी है। इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? इवेंट ए क्या था? गेटिंग अ कोट कार्ड। अच्छा, इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोवाइडेड ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ए ऑलरेडी हो चुका है। अब बी का प्रोबेबिलिटी तुम्हें बताना है। ए ऑलरेडी हो चुका है मतलब पहली बार में कोट कार्ड आ चुका है। अब बी का प्रोबेबिलिटी बताओ। सर अब तो टोटल 51 कार्ड्स बचा है, क्योंकि 52 में से एक ऑलरेडी निकाला जा चुका है, और वो एक क्या था? कोट कार्ड था। तो कोट कार्ड अब कितना बचा है? 11 बचा है। तो आंसर क्या होगा? 11/51, ठीक है। अब दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाले के होने का प्रोबेबिलिटी ये, सेकंड वाले के होने का प्रोबेबिलिटी ये है। अब दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दोनों को हम आपस में क्या, ठीक है, हम सिंपली क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? तुम्हें तो दोनों चाहिए ना, तुम्हें तो दोनों चाहिए ना। दोनों चाहिए तो ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए। तो ए के होने का प्रोबेबिलिटी 3/13, बी के होने का प्रोबेबिलिटी 11/51। बस मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आएगा? 11/221। अच्छा, डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा होगा ना। ये 1 सा, ये 21, 30 मतलब 10 और 7 17 जा, ठीक है। 13 इंटू 17 221, 11/221, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये फाइनल आंसर इज 11/221। मेरे हिसाब से सभी को लॉजिक समझ में आ गया है। चलें आगे।
हाँ सर आगे चलिए। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, अभी जो हम किए जस्ट वही था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल लिए थे कितना, 3/13। बी का प्रोबेबिलिटी निकाले थे 11/51। हमें चाहिए दोनों का होने का प्रोबेबिलिटी, तो दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आओ देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टू इवेंट कैन बी बेटर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ टेबल known as joint probability table, in which the intersection of row and column are shown as the joint probability of various events। एक टेबल होता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, हम चाहें तो बना सकते हैं वरना नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, where events are dependent, a bag contain 15 white and 20 green balls। एक बैग में 15 ठो व्हाइट और 20 ठो ग्रीन बॉल्स हैं। मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है। मैं बैग बनाऊंगा अभी, 15 ठो व्हाइट और 20 ठो ग्रीन बॉल। टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के एक के बाद एक बॉल निकाला गया। प्रिपेयर अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट, तुम्हें जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल बनाना है। तुम चाहो तो टेबल सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो। मैं पहले निकालूंगा फर्स्ट, चलो जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल सिखाई देता हूं ना, काम हो जाएगा। ठीक है, आओ एक टेबल बनाओ, मेरे साथ साथ करना। एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, साथ साथ टेबल बनाना सीखना। चार चार का 4 ठो खंड, 16 ठो खंड बना लो। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट बॉल कितना है, 15। ग्रीन बॉल कितना है, 20। व्हाइट बॉल 15, ग्रीन बॉल 20। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट ड्रॉ, इसको बोलूंगा सेकेंड ड्रॉ। ठीक है, मुझे बताओ अब फर्स्ट ड्रॉ में पहला वाला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, W1 प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 W2, W1 W2 मतलब ये खंड, इधर से भी व्हाइट इधर से भी व्हाइट, मतलब फर्स्ट ड्रॉ में भी व्हाइट सेकंड ड्रॉ में भी व्हाइट। तो W1 W2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहला वाला व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 15 आउट ऑफ 35 इंटू सेकेंड वाला व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। सर सेकेंड वाला व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी है, अगर एक बॉल ऑलरेडी कम हो चुका है तो 14 डिवाइडेड बाय 34, 15/35 इंटू 14/34। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.18, यहाँ लिख दो 0.1। सेकेंड केस में फटाफट से थोड़ा करेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला केस क्या होगा, ये वाला केस मतलब सर फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल और सेकेंड ड्रॉ में ग्रीन बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 G2। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल सेकेंड ड्रॉ में ग्रीन बॉल, तो फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी तो 15/35 है, इंटू सेकेंड ड्रॉ में ग्रीन बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, टोटल ग्रीन बॉल कितना है सर 20 है, क्योंकि पहली बार में तो व्हाइट आया था, तो ग्रीन तो अभी भी 20 का 20 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 34, एक व्हाइट बॉल कम हो गया है तो टोटल 34 है। आंसर कितना आएगा, ये लिख लेना 0.25। बात समझ में आया। नेक्स्ट तीसरा वाला, अब तुम यहीं पे सॉल्व करेंगे। पहला वाला ग्रीन दूसरा वाला व्हाइट, तो पहला ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी 20/35 इंटू सेकेंड वाला व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी 15/34। ठीक है, कितना होगा आंसर, ये आंसर होगा 0.25। नेक्स्ट
पहला ग्रीन दूसरा भी ग्रीन, पहला ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी 20/35, उसके बाद 19/34, 20/35 और 19/34, 0.32, 0.32। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, इसको टोटल करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो। ठीक है, क्लियर है? मेरे हिसाब से लॉजिक सबको क्लियर है। अब मेरे हिसाब से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हर कोई सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो अदरवाइज कॉल्ड एड अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको हम अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, विच रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट विदाउट वेटिंग फॉर द ऑकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। एक इवेंट के ऑकरेंस का चांस निकालते हैं बिना दूसरे इवेंट के ऑकर हुए या उसका वेट किए। फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल फॉर्मूला जो होना चाहिए वही होता है, जो हम चैप्टर के स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में जो फॉर्मूला पढ़े थे, फेवरेबल बाय फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, वही है ये। In a joint probability variable, the marginal probability of event can be easily calculated by adding two joint probabilities relating to an event, both row and column wise। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसका टोटल निकाल दूं ना, तो ये है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, इसका अगर टोटल कर दूं तो ये भी है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इन दोनों का टोटल बनेगा ये मार्जिनल, इन दोनों का टोटल बनेगा ये मार्जिनल, ये दो का टोटल बनेगा ये मार्जिनल, ये दो का टोटल बनेगा ये मार्जिनल। ठीक है, वही लिखा है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल से हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं रो और कॉलम को टोटल करके। इट इज टू बी नोटेड दैट सम ऑफ द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑल द रिलेटेड इवेंट विल बी इक्वल टू 1। सारा मिला देने से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आगे चलते हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन थ्री प्रोबेबिलिटीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेयर बी बाय ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड। ए बी क्या होता है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इन तीनों को मिलाकर ही तो एक फॉर्मूला है। मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर इन तीन में से कोई भी दो दिया है तो तुम थर्ड वन को फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी दिया है तो मार्जिनल फाइंड आउट कर सकते हो, मार्जिनल जॉइंट दिया है तो कंडीशनल कर सकते हो, कंडीशनल मार्जिनल दिया है तो जॉइंट कर सकते हो। तो तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल, इसको हम बोलते हैं जॉइंट और इसको हम बोलते हैं मार्जिनल। तो तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। कोई भी दो दिया है तो तीसरा तुम फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलें आगे। यस सर, आखिरी एक क्वेश्चन, इफ अ बैलेंस कॉइन से टॉस ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक कॉइन है, उसको दो बार टॉस किया गया, फर्स्ट बार और सेकेंड बार। फर्स्ट बार में क्या प्रोबेबिलिटी? आइदर हेड आएगा टेल आएगा। सेकेंड बार में क्या प्रोबेबिलिटी? आइदर हेड आएगा टेल आएगा। ठीक है, तो दो हेड आने का पहले बताओ सारा आउटकम क्या होगा? या तो दोनों में हेड, पहला में हेड दूसरा में टेल, दूसरा में टेल पहला में हेड, दोनों में टेल, टोटल 4 ऑप्शंस। दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। टू हेड्स का मतलब पहला में भी हेड आएगा दूसरा में भी हेड आएगा। बताओ पहला में हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। दूसरा में हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। आंसर कितना हो गया? 1/4। वन हेड वन टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड वन टेल। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे? पहला पहला हेड आएगा 1/2, दूसरा में टेल आएगा 1/2। एक तो टेल चाहिए ना, एक हेड चाहिए एक टेल चाहिए, सॉरी सेकेंड वाला, वन हेड वन टेल। तो पहला हेड दूसरा टेल प्लस पहला टेल दूसरा हेड, मतलब ये दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन, एक हेड एक टेल। तो इसका प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/4, 1/4 1/4। कितना आ जाएगा? ये 4 4 4 हो जाए, 4 4 एलसीएम 4, 2/4 हो जाएगा ये। अ हेड इन द सेकेंड टॉस, सेकेंड टॉस में हेड आने का प्रोबेबिलिटी,
सेकेंड टॉस में सर हेड आने का प्रोबेबिलिटी, ये तो सिंपली है, ये तो इतना इजी है, हाँ इसमें तो कुछ भी नहीं है। सेकेंड टॉस में हेड आने का प्रोबेबिलिटी तो नॉर्मल है, ठीक है। सेकेंड टॉस में हेड, मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा सिचुएशन है, ये वाला और ये वाला, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, हेड हेड का प्रोबेबिलिटी और टेल हेड का प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसका है 1/4, तो आंसर कितना हो गया 2/4, मतलब 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1/2। अ हेड इन द सेकेंड टॉस गिवन दैट फर्स्ट वन वाज अ टेल, पहला वाला टेल है, दूसरे वाले का हेड आने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा मैं दो इवेंट ले लेता हूँ। अब तुम्हें यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला है, ठीक है, मैं निकाल के दिखाता हूँ। इवेंट ए, गेटिंग अ टेल इन फर्स्ट थ्रो, इवेंट बी, गेटिंग अ हेड इन सेकेंड थ्रो। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, मतलब ए ऑलरेडी हो चुका है, पहला थ्रो में टेल आ चुका है, सेकेंड थ्रो में हेड आने का प्रोबेबिलिटी। मुझे बताओ बी कंडीशन ए अगर निकालना है तो क्या करेंगे, पहला कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2। पहला में टेल आ चुका है, पहला में टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड इन सेकेंड टॉस डिवाइड, ठीक है। या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट का केस था तो मैं ये कर सकता हूँ, या एक काम और भी कर सकता हूँ, फॉर्मूला से भी कर सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए का फॉर्मूला क्या होगा, अभी अभी पढ़े थे तुम, ये रहा बी कंडीशन ए का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बताओ क्या होगा, ये होगा 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, आंसर आ जाएगा 1/2, आंसर आ जाएगा 1/2। या तुम यहाँ पे एक काम भी कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर डिवाइड कर दो, कैंसल आउट हो जाएगा, खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा जो कि क्या होगा 1/2। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, 1/2 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ तक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर बेस थ्योरम कहाँ गया, बेस थ्योरम ही हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, इसमें अभी कुछ एक दो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में बाकी है, सबसे इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम है जो कि सबसे बड़ा भी है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।